रहीम। आज के लेक्चर नंबर 6 ऑफ बायो 101 का जो हमारा लेक्चर 6 है, उसमें हम जो बायो 101 के टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 19 से लेके 14 तक है, आपके लेक्चर्स कवर करेगा। ठीक है, इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जेनेटिक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस। इसमें हम जीन्स की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। जेनेटिक में सबसे ज़्यादा किरदार किसका है, जेनेटिक को दरियाफ्त करने वाला, इस पर काम करने वाला, इसका फादर किसको माना जाता है वो पढ़ेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जैसे जीन्स, अलील्स, करैक्टर्स, ये हम लोग इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये आप लोगों के कंसेप्ट बने करेंगे। और नीचे फिर जो 2-3 जेनेटिक के बेसिक लॉ है, जो जेनेटिक्स की बेसिस हैं, जो कि जिसकी बेस पे जेनेटिक की जो है ये वाली फील्ड है वो डेवलप हुई, वो वाले हम 2-3 जो है हमारे पास लॉज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट सी जो इसकी अभी मैं आपको बता दूँ, जेनेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जेनेटिक्स जो है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसका फादर कौन है, ठीक है, उसने क्या काम किया, उस वो पता होना चाहिए। जीन्स क्या होती हैं उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अलील क्या होती है उसकी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नीचे सारी जो मैं पहले आपको बता रही हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में आ सकती है। करैक्टर क्या है, ट्रेट क्या होता है, ट्रू ब्रीड क्या होती है, ठीक है। पी जनरेशन पेरेंट्स की जनरेशन को कहते हैं। पेरेंट्स से पैदा होने वाली जो पहली जनरेशन होगी उसे F1 जनरेशन कहेंगे। जब F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग आगे देगी आपस में ब्रीड करके, तो जो जनरेशन सेकंड पैदा होगी उसे F2 जनरेशन बोलेंगे। प्योर क्रॉस क्या होता है, हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप की तारीफ़ें, डोमिनेंट और रिसेसिव की तारीफ़ें, ये बहुत आसान सी हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये शॉर्ट में आपके आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स ये बायोलॉजी या ज़ूलॉजी या साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जिंदा जानवरों के अंदर जो खसूसियात हैं वरासत की, वो माँ बाप से बच्चों में कैसे मुंतकिल होती हैं, वो सारा जो प्रोसेस है मुंतकिल होने का, जीन्स की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली से और ट्रेड्स को कंट्रोल करने से किस तरह हम लोग वो आगे उसकी स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स में आते हैं। ये क्या है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स जो है वो करेक्टरिस्टिक लाते हैं या ट्रेड्स लाते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। जीन्स के ज़रिए किस तरह माँ बाप की जो खूबियाँ वो बच्चों के अंदर, और न्यू वेरिएशंस जो कि माँ बाप में मौजूद नहीं थी और बच्चों के अंदर न्यू वैरायटी जो पैदा होती है वो किस तरह पैदा होती है जीन्स में तब्दीली की वजह से, वो भी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि किसी बच्चे के अगर ब्लू आइज़ हैं तो हम कहते हैं इसकी आँखें इसके दादा पर गई हैं या इसके अब्बू पर गई हैं। तो वो हम बेसिकली जेनेटिक्स की बात कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स की तरफ से वही खूबी बच्चे के अंदर जाके ट्रांसफ़र होकर डोमिनेट हो जाए, तो उसे हम जेनेटिक्स की ही स्टडी में ही लेके आएंगे। तो ये थी जीन्स की तारीफ़। तो जीन्स किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, 2 तरह के प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी गैमेट्स बनेंगे, उनके अंदर मियोसिस और मोटाइसिस का जो भी प्रोसेस है उसके ज़रिए चेंजेस आएंगी और गैमेट्स प्रोडक्शन के दौरान ही न्यू ऑफस्प्रिंग जो हमारे पास गोट में अवेलेबल होंगे उनके अंदर जीन्स जो होंगे ट्रांसमिट होंगी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। अब जब सबसे पहले इस चीज़ को नोट किसने किया कि वही चेंजिंग्स आगे वाली नस्ल में भी आ रही हैं जो पहले माँ बाप में थी, ये एक मेंडल था, जॉर्ज मेंडल, ठीक है। लॉ ऑफ मेंडल्स आपने देखे होंगे। उसी जॉर्ज मेंडल ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट बनाए 1860 से लेकर 1870 तक। उसने 10 साल एक्सपेरिमेंट किए। उसने मटर के जो पौधे थे वो उगाए, 2-3 फसलें उगाई, ठीक है। पहली फसल पेरेंट्स की उगाई, फिर पेरेंट्स की जब पहली ऑफस्प्रिंग पैदा हुई उनको आपस में ब्रीड करके फिर F2 सेकेंड ऑफस्प्रिंग यानी जनरेशन उगाई और फिर उससे ही इसने अपने एंड पे नतीजे दिए कि खसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। ये इसमें आप और ज़िंदा जानवरों की बात कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे ह्यूमन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ये इनके अंदर जेनेटिक्स पाई जाती है। तो याद रखिएगा जॉर्ज मेंडल को ही हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इसकी वजह से जेनेटिक्स की टर्म जो है वो यूज़ की गई। और जो जॉर्ज मेंडल ने जेनेटिक्स की बुनियाद रखी इसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स की ही क्लासिकल जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। और इन दोनों का नाम ही मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, ठीक है। ये मेंडल के बनने के बाद नए साइंटिस्ट ने उसकी किए हुए काम के ऊपर इन टर्मिनोलॉजीज़ को, उसके लॉज को, उसके काम को नाम दिया था। बात एक ही है, चाहे आप मेंडेलियन जेनेटिक्स बोल लें, क्लासिकल जेनेटिक्स बोल लें या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोल लें। आगे इसके दौरान ये कोई सिंपल काम नहीं था, दरमियान में बहुत सारी थ्योरीज आई, लोगों और भी लोगों ने काम किया वो उसी काम के ऊपर जो ऑलरेडी जॉर्ज मेडल ने दे चुका था वो। तो लेकिन ये सारी यहाँ पर उन्होंने स्टोरीज नहीं लिखी हुई, उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि किस तरह जॉर्ज मेडल ने काम किया।
जॉर्ज मेंडल शुरू में जीन्स को जीन्स का नाम नहीं दे सका, उसे नहीं पता था कि इसको जीन्स कहना है, उसने इसको फैक्टर का नाम दिया था। उसने कहा था कोई एक फैक्टर, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो माँ बाप पेरेंट्स में जो है पेरेंट्स जो है अपने माँ बाप या कह लें बच्चों में भेजते हैं, ठीक है। उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि डीएनए मौजूद है, वो डीएनए के अंदर फैक्टर्स हैं जिनको हम जीन्स बोलते हैं, या डीएनए इसका जिम्मेदार है। तो उस वक्त लोगों ने क्या किया, बाद में जो इसी की मेंडल की ये जो पेश गोई थी कि फैक्टर्स हैं कुछ जो बच्चों के अंदर पेरेंट्स के खसूसियात भेज रहे होते हैं, इस बात पर साइंटिस्ट ने, मॉडर्न साइंटिस्ट ने काम को शुरू किया। तो उन्हें पता चला वो जीन्स थे, उन फैक्टर्स को जीन्स का नाम दिया। और वो जीन्स कहाँ से, किसके सेगमेंट्स पे मुश्तमिल थे, डीएनए के, जो कि वाकई ही हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक रखते थे, माँ बाप के डीएनए से या जीन्स के ज़रिए वो बच्चों के अंदर मुंतकिल हो रहे थे, ठीक है। अब वो आगे कहते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो कि डिप्लॉयड होते हैं या हैप्लॉयड हो सकते हैं। याद रखिएगा जो डिप्लॉयड और सेल्स होते हैं ये कौन से होते हैं, इनकी आपको डेफिनेशन होनी चाहिए। डिप्लॉयड सेल्स वो होते हैं जिनके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर हम अपनी ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग बात करूं, ठीक है, इस तरह एक क्रोमोसोम फिर दूसरा क्रोमोसोम फिर तीसरा क्रोमोसोम्स, इस तरह गिनते जाए तो 46 है। लेकिन अगर इन 46 क्रोमोसोम्स को हम दो दो करके जोड़े बना दें ऐसे, ठीक है, अगर मैं ह्यूमन के इन 46 क्रोमोसोम्स के एक इस तरह करके जोड़े बनाऊं तो ये क्रोमोसोम्स दो हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे डिप्लॉयड सेट, ठीक है, होमोलोगस डिप्लॉयड सेट। लेकिन अगर इन दोनों को अलग लिखूँ तो ये हैप्लॉयड होंगे। इसी तरह ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है हैप्लॉयड, लेकिन जब इनके जोड़े बनाएंगे तो ये कितने पेयर बनेंगे, 23। तो डिप्लॉयड सेल्स वो होंगे जिनके पास क्या होंगे, 23 पेयर्स होंगे, और हैप्लॉयड सेट क्रोमोसोम्स वो होंगे जिनके पास 46 होंगे, ठीक है, जोड़ों की शक्ल में नहीं होंगे। इस तरह यही उन्होंने एग्जाम्पल दर लिखी हुई है। तो डिप्लॉयड सेल्स के पास क्या होता है, एक करैक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स के सेट होते हैं, ठीक है। जैसे ही होती है डिप्लॉयड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान कम होकर हैप्लॉयड में चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इधर अगर हमारे पास फादर है, ठीक है, वो इधर मदर है, ठीक है, इनका जब मिलाप होगा तो क्या होगा, ठीक है, इसके अपने 46 हैं, इसके अपने 46 हैं। अगर ये गैमेट जो ये बनाएंगे, फादर का जो गैमेट होगा यानी स्पर्म होगा, ठीक है, उसके अंदर जो होंगे वो 23 होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में, याद रखिएगा। और जो फादर के बाद जो मदर हैं उनका भी जो एग होगा उसके अंदर डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वो भी 23 होंगे। जब क्रोमोसोम्स ये जब दोनों मिलेंगे, एग और स्पर्म, तो ये एक जाइगोट बना देंगे। ड्यूरिंग माइटोसिस ये 23 सेग्रीगेट हो गए, बच्चे के अंदर कितने चले जाएंगे, 26, ठीक है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन माँ जैसी होगी, बच्चे के अंदर कुछ बाप जैसी होगी। तो याद रखिएगा ये जो बनाते हैं ना, ये जो स्पर्म है ये मेल गैमेट है और एग जो है ये फीमेल गैमेट है। जब दो गैमेट्स मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट जो होगा वो नेक्स्ट बच्चे में डेवलप होता है। तो ये कुछ ऊपर मैंने डिप्लॉयड सेल्स आपको समझाया, हैप्लॉयड भी समझाया, ठीक है। हमारे जिस्म में ह्यूमन के पास जो होते हैं वो एक जोड़ा जो होता है डिप्लॉयड सेल्स का होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। और बाकी जो 22 पेयर्स होंगे ना, ठीक है, यानी टोटल 23 पेयर्स है ना, इनमें से एक पेयर जो होगा ना क्रोमोसोम्स का वो सेक्स क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। जो बाकी 22 होंगे वो ऑटोजोम होंगे, वो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, वो हमारी सेक्स को, जेंडर को डिटरमाइन नहीं करेंगे। एक कोड़ा जो जोड़ा होगा ना हमारे पास वो मेल का के अंदर से XY होता है और फीमेल के पास XX होता है, ठीक है। अगर हम फीमेल हैं तो हमारे पास 22 तो ऑटोजोम है, लेकिन जो हमारी सेक्स को, जेंडर को डिटरमिन करेगा वो XX यानी 23 टोटल, ठीक है। और मेल जो होगा उसके अंदर 22 ऑटोजोम, और चौथा 23 जो होगा वो XY यानी जेंडर जो होगा वो मेल होगा। तो इसी तरह अगर XY ये इसकी सेक्स डिटरमिन करने वाला ये एक जोड़ा होगा। इसके बाद आ जाता है कि अलील क्या होता है। याद रखें अलील की जो क्या होता है, एक जीन है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारी आंखों का जो कलर है वो डिटरमिन करने का अलग जीन है, हमारी स्किन का डिटरमिन करने का अलग जीन होता है। कानों की जो लो अटैच है या डिसटैच्ड है इसको कंट्रोल करने वाला जीन अलग होता है, ठीक है। लेकिन आगे इसकी दो फार्म्स होती हैं जीन की, जिनको हम मुख्तलिफ फार्म्स हो सकती हैं, उनको हम अलील बोलते हैं। यानी जीन एक ही होगा, अलील मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। अब आंखों का कलर कंट्रोल करने वाली मिसाल के तौर पर एक जीन है हमारे पास, ठीक है। अब आंखों का कलर रेड होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, मिसाल के तौर पर इसी जीन के पास दो लील होंगी, एक होगी
ब्लैक कलर आई कलर, ठीक है, एक अलील होगी फॉर ब्लू आई कलर। अगर इन दोनों अलील्स ने मिल के अब कंपटीशन करना है कि आंखों की कलर क्या बनेगा, जीन एक ही है, कंट्रोल एक ही, आई कलर जो है ये एक ट्रेट है, उसको कंट्रोल एक ही कर रही है जीन, लेकिन उसकी दो फॉर्म्स हैं। कलर कौन सा हो सकता है, ब्लू भी ब्लैक भी। अगर ब्लू डोमिनेट हो गया तो आंखों का कलर ब्लू हो जाएगा और ये रिसेसिव रहेगी। अगर ब्लैक डोमिनेट होगा तो आंखों का कलर जो होगा वो ब्लैक होगा। ये अलील को समझाने के लिए मैंने आपको अलील क्या होती है ये एग्जांपल दी है। उसके बाद जीनोम क्या होता है, ये लाजमी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में, व्हाट इज़ जीनोम। The set of all genes that specify an organism traits is known as organism genome। आपके जिस्म में आपके जिस्म की हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जीन है। उन तमाम जीन को हम जमा करके जो सेट बनाएंगे ना पूरे एक इंसान का या एक ऑर्गेनिज्म की जिस्म के अंदर जितनी भी जीन्स हैं उनको अगर कलेक्ट कर ले जाएँ तो वो उस इंसान का या उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर दी जीनोम ऑफ फॉर ए ह्यूमन सेल, एक सेल के अंदर हमारे इंसान के एक साल के अंदर कितने जीन्स मौजूद होते हैं, 20,000। ये एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है, याद रखना है। तो ये हमारा फिर क्या हुआ, इंसान का जीनोम जीनोम हो गया। इसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके जो जीनोम का सेट को हम पढ़ने को से देखते हैं उसे हम कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। जो हम जीन्स की स्टडी करते हैं ना कि उसकी जीन्स कौन कौन सी हैं उसे जीनोटाइप कहेंगे। लेकिन उन जीन्स के नतीजे में जो अपीयरेंस बनेगी ना बंदे की, उसे हम या बाहर वाली हमें फिजिकल एक्सप्रेशन नज़र आएगा जीन्स का, उसे फिनोटाइप बोलेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने ऊपर ही एक आपको पहला एग्जाम्पल दी थी कि एक जीन है वो बच्चे के अंदर वो जो है दो उसके पास अलील है। एक लील क्या है, रेड कलर के लिए है, सॉरी ब्लू कलर के लिए आइज़ के लिए है, एक ब्लैक कलर के लिए है, ठीक है। अब जो ये जीन्स के अंदर जो हमें नज़र आ रहे हैं ना अलील्स, इसकी स्टडी को हम बोलेंगे जीनोटाइप। यानी हमारे पास कितने किस्म की जीनोटाइप्स हैं, ठीक है, अलील 1 अलील 2। जीनोटाइप किस किस की है, फॉर अ जीन ब्लैक कलर फॉर ब्लू कलर, इसकी स्टडी को हम जीनोटाइप्स बोलेंगे जो जीन्स के अंदर है यानी, ठीक है। लेकिन अगर इनका एक्सप्रेशन अगर फ़र्ज़ किया ब्लू कलर वाली जीन्स डोमिनेट होगी तो आंखें बच्चे की क्या होंगी, ब्लू होंगी, तो वो हमें नज़र आएंगी ना ब्लू। तो वो इस जीन का नतीजा होगी, जो जीन का एक्सप्रेशन बनकर हमें नज़र आएगा, आंखों में ब्लू कलर नज़र आएगा। जो ब्लू कलर हमें नज़र आएगा उसे बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ जीन, तो इसको बोलेंगे फिनोटाइप, ठीक है। लेकिन उस फिनोटाइप के पीछे जीन कौन सी है, ठीक है, आर है, ठीक है, एस है, जो जीन्स के नाम हमने रखे होते हैं उसे बोलते हैं जीनोटाइप। होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा, आगे मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर उन्होंने वो एग्जांपल दी है कि एक बंदा है उसके जो कान की लो है लोब्स हैं वो अगर अटैच्ड है तो उस बंदे की फिनोटाइप हमें नज़र आएगी कि कान की लो उसके फेस के साथ अटैच है, तो फिनोटाइप क्या होगी, अटैच्ड एयर लोब्स। अगर एक बंदा है जिसके एयर लोब अटैच नहीं है, वो कान उसकी लो ऐसे लटकी हुई है साथ अटैच नहीं, उसके फ्री एयर लोब्स होंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है टर्मिनोलॉजी, होमोजाइगस क्या होती है, हेट्रोजाइगस क्या होती है, ठीक है। जब दो पेयर्ड अलील किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप के अंदर आइडेंटिकल हो, ठीक है, या फिर मुख्तलिफ हों, तो उस कंडीशन को हम होमोजाइगस बोलते हैं। व्हेन टू आइडेंटिकल लीव्स आर प्रेजेंट फॉर पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन इज सेड टू बी हेट्रोजाइगस, ठीक है। जब दो अलील्स एक ही खूबी को कंट्रोल कर रहे हो और दोनों अलील सेम हो उसे होमोजाइगस बोलेंगे। लेकिन अगर एक जीन की दोनों अलील्स मुख्तलिफ हों स्ट्रक्चर में एक्सप्रेशन में भी, उसे हेट्रोजाइगस बोलेंगे। ये अभी आपको शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन आगे जो है ये एग्जाम्पल आएंगे तो समझ आ जाएगा। जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है उसमें अलील एक दूसरे से इंटरेक्ट करके नया केस बना सकते हैं, नई अलील दे सकते हैं, नया एक्सप्रेशन दे सकता है, ठीक है। आगे हम कह सकते हैं कि डोमिनेंट अलील क्या होती है, रिसेसिव अलील क्या होती है। मैंने ऊपर बताया आई कलर वाला, दोबारा बता देती हूँ। अगर एक ही हमारे पास जीन है उसकी दो अलील है, कलर वाली ये जीन है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं स्किन कलर की बात करती हूँ। हमारा अगर स्किन कलर किस तरह का होता है, वाइट होता है एक, ठीक है, और या फिर ब्लैक। अब अगर एक जीन है जो इस स्किन कलर को कंट्रोल कर रही है, उसका काम क्या है, स्किन कलर। अब उस जीन के पास दो अलील है, एक फॉर वाइट कलर एक फॉर ब्लैक कलर। अगर इन दोनों में से एक्सप्रेशन करते हुए ज़ाहिर करते हुए, ठीक है, फ़र्ज़ किया है वाइट कलर की जो जीन है ना वो कैपिटल एस है और जो ब्लैक कलर की जीन है वो स्मॉल एस है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, ये इसकी जीनोटाइप कहलाएगी ना। तो इसमें अगर ये कैपिटल एस डोमिनेट आ जाए ओवर एस
स्मॉल एस के, यानी वाइट कलर की जो अलील है वो इस जीन के में अंदर एक्सप्रेशन में डोमिनेट हो जाए तो उस बंदे का जो स्किन कलर होगा वो वाइट हो जाएगा। उसकी अब जीनोटाइप में ब्लैक कलर वाला भी जो है अलील रहेगा, लेकिन एक्सप्रेस क्या सिर्फ हो रहा है वाइट। क्यों? क्योंकि जो वाइट है वो डोमिनेट हो गया, इसने ब्लैक को रिसेसिव कर दिया, ये छुप गया, रिसेसिव हो गया, वाइट जो है वो डोमिनेट हो गया। हाँ, हो सकता है कि जब ये बंदा जिसकी जीन कलर के लिए, स्किन कलर के लिए वाइट और कलर की दोनों हैं, वो आगे जब इसका बेबी हो तो उसमें हो सकता है कि जो ब्लैक कलर वाला जीन है वो डोमिनेट हो जाए और उसका बेबी भी काला हो जाए, वाइट ना हो। तो ये होती है रिसेसिव जीन। अगर कोई अलील डोमिनेट हो जाए, उसका एक्सप्रेशन जो है किसी दूसरी अलील को हाइड कर दे और अपना एक्सप्रेशन शो कर दे, उसे डोमिनेट बोलेंगे, और जो हाइड होगी उसे रिसेसिव बोलेंगे। बस आपने ये जो है याद रखनी है। टर्मिनोलॉजीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ। करैक्टर क्या होता है? कोई भी फीचर है जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हो सकता है, उसे हम करैक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चों की स्किन का कलर माँ के ऊपर या बाप के ऊपर चला जाता है, स्किन कलर एक करैक्टर है। हाइट लंबी होगी या छोटी होगी, ये भी एक करैक्टर है। ठीक है, आगे है ट्रेट। करैक्टर के अंदर ही वेरिएशन होती है। ठीक है, अब स्किन कलर के अंदर वेरिएशन है ना। सिंपल स्किन कलर की बात करेंगे तो ये क्या है, हमारे पास करैक्टर है। इसके अंदर आगे पॉसिबिलिटी जो होगी ना, स्किन कलर क्या हो सकता है, वाइट भी हो सकता है और ब्लैक भी। जो वाइट और ब्लैक है ना, ये क्या है, ट्रेड है। अब इस कलर को जो है, फीचर को, करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन होगी, लेकिन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए क्या होगी, अलील होगी उसी जीन की। ठीक है, तो कलर क्या हो सकता है, स्किन कलर ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। इस तरह हाइट भी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। छोटी को कंट्रोल करने वाला अलील अलग होगा और बड़ी को कंट्रोल करने वाला अलील अलग होगा। अगर सेम वैरायटी वाले ऑर्गेनिज्म जहाँ बच्चे आपस में इंटरब्रीड करें, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, तो उसे हम बोलेंगे ट्रू ब्रीड। सेम वैरायटी का मतलब क्या होगा, सेम कद हो, सेम जीनोटाइप हो, सेम फिनोटाइप हो, उनकी कोई डिफरेंस उनमें ना हो। पी जनरेशन क्या होती है, जब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर दो पेरेंट आपस में मिलाप कर रहे हो तो उन पेरेंट्स को हम पी बोलेंगे। ठीक है, इन पेरेंट्स के नतीजे में जो पहली जनरेशन पैदा होगी ना, उन्हें F1 जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, F1 जनरेशन जो पैदा हुई है, ठीक है, वो आपस में अगर इंटरब्रीड करके नई जनरेशन पैदा कर दें, उसे F2 जनरेशन बोलेंगे, यानी सेकंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, प्योर क्रॉस क्या होता है, ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीड प्लांट एनिमल। अगर किसी भी एक ट्रू ब्रीड ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ट्रू ब्रीड ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस कर दे तो वो प्योर क्रॉस रहेगा, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी, सेम सेम खसूसियात ही नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो पेरेंट्स थे वो ट्रू ब्रीड थे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ट्रू ब्रीड में जो है हमारे पास कैपिटल है, ये इस तरह होगी। ठीक है, यानी ट्रू ब्रीड में ये डब्ल्यू फ़र्ज़ किया लॉन्ग हाइट वाला बंदा है। ठीक है, और इसी तरह छोटा जो है ये शॉर्ट है, हाइट वाला बंदा है। तो जब ये दोनों ब्रीड करेंगे तो इसकी खसूसियात दोनों की रिटेन रहेंगी, कुछ शॉर्ट वाले बच्चे पैदा होंगे, कुछ लॉन्ग वाले। इस तरह हाइब्रिड क्या होगा, हाइब्रिड में जो होगा, ये देखें, ये होमोजाइगस थे, ये सेम सेम थे, इनकी जो अलील और जीन्स हैं वो सेम है, ये होमोजाइगस थे। हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जो जनरेशन F1 प्रोड्यूस होगी ना, उनके अंदर जो होंगे, जो उनके जीन्स वो हेट्रोजाइगस हो जाएंगे, उनकी जीन्स और अलील सेम नहीं होंगे। एक फॉर स्मॉल हाइट जो पेरेंट होगा ना, उसके अंदर दोनों जीन्स होंगी, स्मॉल हाइट के लिए भी, जो है लार्ज हार्ट के लिए भी। फिर वो जो है, ये फ़र्ज़ किया मेल है और ये फ़ीमेल है। जब ये दोनों इस मेल के पास जो इसका ज़ाइगोट बनेगा ना, उसके पास स्मॉल हाइट वाले भी जीन होंगे, लार्ज हाइट वाले भी जीन होंगे। इस तरह फीमेल जो होगी वो भी ट्रू ब्रीड नहीं होगी, वो हेट्रोज़ाइगस होगी, उसके पास भी क्या होगा, एक लार्ज हाइट वाला, स्मॉल हाइट वाला। आगे रिजल्टली वो इस तरह के बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह होगी, हेट्रोजाइगस में हाइब्रिड क्रॉस होता है। जीनोटाइप फिनोटाइप मैं आपको बता सकती हूँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप की स्टडी को जीनोटाइप कहते हैं, जबकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो जेनेटिक मेकअप से मुख्तलिफ भी हो सकती है, उसके मुताबिक भी हो सकती है, वो फिनोटाइप होगी। डोमिनेट और रिसेसिव भी मैंने आपको बता दिया है। डोमिनेट जो है वो, रिसेसिव क्या होते हैं, ये जॉर्ज मेंडल के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अब जॉर्ज मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगी। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।